अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ इंतज़ार हुसैन और इस वीडियो में बेटा हम एक छोटा सा टॉपिक है फर्स्ट ईयर क्लास फिज़िक्स चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी में। और बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में काफ़ी दफ़ा ये पूछा गया है। टॉपिक का बेटा टाइटल है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहले तो बेटा हम ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बताएंगे, वो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं उसमें बताऊंगा। लेकिन असल में टॉपिक को अंडरस्टैंड किस तरीके से करना है या इसमें क्या बात है जो हमने अंडरस्टैंड करनी है। बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है। अब कंजर्वेटिव फील्ड का क्या मतलब है सर? कंजर्वेटिव का मतलब है कि अगर कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में रहते हुए वर्क करती है और वो वर्क किसी भी पाथ पे डिपेंड ना करे, जिस जिस तरह मर्ज़ी किसी पाथ से हम वर्क कर रहे हो और उसका आंसर सेम आ रहा हो, तो ऐसी फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है, मीन कंजर्व रहती है फील्ड। टोटल पाथ जितना भी अगर आप कवर करते हैं उसमें वर्क आप कर रहे हैं तो उस दौरान जो है वो बेटा फील्ड चेंज नहीं होगी, फोर्स चेंज नहीं होगी, मीन कांस्टेंट रहेगी। इसके अलावा अगर आप कंजर्वेटिव की बात करें तो बेटा क्लोज पाथ में अगर वर्क की वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो भी वो फील्ड बेटा या फोर्स जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है। तो इस चीज़ को प्रूव करते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। टॉपिक का टाइटल है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड और ये बोर्ड में बेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। इस टॉपिक को बेटा अगर आप एंड तक समझते हैं तो इंशाल्लाह आपको इसकी प्रॉपर समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहली बात ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है? द एरिया और रीजन अराउंड अर्थ थ्रू विच इट एक्सर्ट फोर्स और बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका मतलब ये है कि वो रीजन, वो स्पेस, वो इलाका अर्थ के अराउंड जिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। सेकंड एवर ऑब्जेक्ट डज वर्क इन ग्रेविटेशनल फील्ड then what is done due to gravitational force। अगर कोई बॉडी ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क करती है तो इसका मतलब है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की बदौलत करती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। अगर उसको वो कांस्टेंट नहीं है तो हम उसका वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? पाथ को डिवाइड करके। चलते हैं आगे बेटा। अगर एक बॉडी ग्रेविटी के अपवर्ड मूव करती है, मीन अगेंस्ट मूव करती है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब बॉडी ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और इन दोनों के दरमियान, डिस्प्लेसमेंट के दरमियान और ग्रेविटी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना है? वो 180 है। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1, जबकि वर्क क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और अगर एक बॉडी नीचे आ रही है डिस्प्लेसमेंट और वर्क फोर्स का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है। इसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग फ्रॉम पॉइंट A टू D एज शोन इन फिगर। जैसे ये फिगर में दिखाया गया है कि मेरे पास एक पाथ है जो मैंने पॉइंट A से लेकर B, ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हुए ये वर्क हो रहा है, इसलिए A से लेकर B तक मैंने क्या करना है? वर्क कैलकुलेट करना है। मैंने इसके लिए 3 पाथ कंसीडर कर लिए। पाथ 1 जो A से लेकर D से लेकर B तक क्या कर रहा है? कवर हो रहा है। दूसरा पाथ मैंने ले लिया A से लेकर C और C से लेकर D तक, और तीसरा पाथ A से लेकर डायरेक्ट B तक। अगर इन तीनों पाथ में वर्क की वैल्यू सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, इसका मतलब है वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड कंजर्वेटिव फील्ड। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले फर्स्ट पाथ का वर्क कैलकुलेट करते हैं, फिर सेकंड पाथ का वर्क कैलकुलेट करेंगे, फिर थर्ड पाथ का वर्क कैलकुलेट करेंगे। अगर तीनों का वर्क सेम आ जाता है तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ और ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट पाथ क्या है? वर्क डन फ्रॉम फर्स्ट पाथ, वो क्या है बेटा? A से लेकर D और D से लेकर B। तो मैंने लिखा वर्क डन A से D B, और ये मैंने इक्वल लिख दिया वर्क A से लेकर D तक प्लस D से लेकर B तक।
और वर्क ए से लेकर डी पहले फाइंड करते हैं, वो किसके इक्वल है, एफ डी कॉस थीटा। अब इसमें देखें तो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है हर पॉइंट पे, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कवर हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल 90 है, इसलिए इसका वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। इसका क्या हो जाएगा, वर्क जीरो। फिर हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, वर्क डी से बी। अब बॉडी मूव कर रही है वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ कवर हो रहा है, जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। दोनों वेक्टर अपोजिट है और इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री बनने का मतलब ये है कि जब हम वैल्यू पुट करेंगे cos थीटा के अंदर बेटा, तो cos 180 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, -1। जबकि फोर्स हमने ये बात की यहाँ भी इसके इक्वल है एम जी के इक्वल, और वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा डी बी माइनस एम जी एच। अगर हम इस वर्क और इस वर्क को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वर्क ए से लेकर डी से लेकर बी तक टोटल वर्क क्या आ जाएगा, माइनस एम जी एच। मतलब टोटल वर्क क्या आ गया फर्स्ट पाथ का, माइनस एम जी एच। सेम इस तरीके से हम पाथ 2 कैलकुलेट करते हैं। अगर इसका वर्क भी माइनस एम जी एच आ जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वर्क की वैल्यू कांस्टेंट है और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, वर्क ए सी बी, ये पाथ ले लिया, इसको भी ब्रेक डाउन कर लिया, ए से लेकर सी और सी से लेकर बी। ए से सी तक का जो पाथ है वो बिल्कुल डी से लेकर बी तक के पाथ के मुसावी है, इक्वल है। इसका मतलब है जो वर्क डी से लेकर बी तक आया था उतना ही वर्क क्या आएगा ए से लेकर सी तक। मतलब ए से सी के दरमियान भी एंगल क्या बढ़ना है, 180। वो कैसे, क्योंकि बॉडी यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव कर रही है जबकि फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। दोनों वेक्टर यहाँ पे फिर क्या हो गए, एंटी पैरेलल, और एंटी पैरेलल में बेटा आपको पता है कि एंगल कितना बढ़ता है, 180 डिग्री। इसीलिए यहाँ पे जो वर्क आएगा मतलब ए से लेकर सी तक तो हमारे पास बेटा माइनस एम जी एच आ जाएगा। सिंपल इज दैट, जैसे हमने वर्क डी से लेकर बी तक कैलकुलेट किया था, और फिर हम वर्क कैलकुलेट करेंगे सी से लेकर बी तक। इसके लिए वर्क क्या होगा, इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रहा है सी से बी की तरफ, जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड। एंगल कितना बना, 90। जब हम 90 पुट करेंगे ग्रेविटी कॉस 90 की वैल्यू फिर 0, इसका मतलब वर्क सी से लेकर बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इनको ऐड किया तो माइनस एम जी एच प्लस 0, और ऐड करने के बाद हमारे पास वर्क क्या आ गया, टोटल 0 वैल्यू आ गई, माइनस एम जी एच आ गई। इसका मतलब है सेकंड पार्ट से जो वर्क की वैल्यू सेम। अब रह गया हमारे पास थर्ड पार्ट, जो वर्क ए से लेकर बी है डायरेक्ट। अब ये वर्क ए से लेकर बी तक कैसे कैलकुलेट होगा, वर्क डन बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्क डन बाय वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हम देखें तो ये जो पाथ है ये बेटा एज यूजुअल ऊपर की तरफ भी मूव करता हुआ जा रहा है, जबकि हॉरिजॉन्टल भी मूव करता हुआ जा रहा है। दो पाथ कवर कर रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में हमने वर्क कैलकुलेट किया ऊपर की पाथ और नीचे वाले पाथ में, तो बेटा क्या आया था, 0 आया था। इसका मतलब है वर्क डन बाय हॉरिजॉन्टल पाथ, इस पूरे फैक्टर में क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। अच्छा नेक्स्ट, वर्टिकल पाथ में वर्क क्या आएगा, फार्मूला वर्क का बेटा क्या है, एफ डी कॉस थीटा। इसमें फोर्स आ गई एम जी। अब वर्टिकल पाथ में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कवर हो रहा है, जबकि फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। एंगल कितना बना, 180 एंगल बना। इसका मतलब है कि जब हम 180 पुट करेंगे cos 180 -1 वैल्यू देगा। -1 का मतलब है कि जो एम जी फोर्स की जगह पे लिखा था उसकी जगह पे माइनस एम जी आ जाएगा। जबकि पाथ चूंकि कर्व है उसको स्ट्रेट करने के लिए, ताकि उसके ऊपर फोर्स जो है वो कांस्टेंट लगे, मैंने उस पूरे पाथ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और वो मैंने कैसे किया, डेल्टा बाई 1। डेल्टा बाई 1 का मतलब है वर्टिकल डिस्टेंस है और वर्टिकल डिस्टेंस को y से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बात, दूसरी बात ये है कि पाथ छोटा है इसलिए डेल्टा रिप्रेजेंट किया गया चेंज लाने के लिए। कम से कम डिस्प्लेसमेंट को, कम से कम क्वांटिटी को शो करने के लिए हम डेल्टा का सिंबल यूज करते हैं। जब इन सारे पाथ को ऐड करेंगे तो ये सारा का सारा जो पाथ है ये बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, हाइट के इक्वल, क्योंकि ए से लेकर बी तक टोटल जो पाथ का डिस्टेंस है वो हाइट है।
तो देखिए -mg और d की जगह पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, और इस तरीके से वर्टिकल वर्क क्या आ जाएगा, -mgh। फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्क जो है दोनों को ऐड किया और मेरे पास फिर आंसर क्या आ गया, -mgh, जिससे तीसरे पार्ट से ये पता चला हमें, यहाँ से ये प्रूव हुआ कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता इसका मतलब है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव है। ये बात बेटा मैंने शुरू में बताई थी कि अगर कोई फील्ड, कोई फोर्स पाथ पे डिपेंड ना करे तो वो फील्ड और वो फोर्स होती है बेटा वो कंजर्वेटिव होती है। तो यहाँ से हमने 3 पाथ से कैलकुलेट किया, वर्क की वैल्यू सेम आई, जिससे ये अंदाज़ा हुआ हमें कि वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अगर ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता तो ये बेटा जो फील्ड है वो क्या है, कंजर्वेटिव है। इन अदर वर्ड इसकी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी कि दैट फील्ड इन विच वर्क इज डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ और वर्क डन बाय क्लोज पाथ। किसी क्लोज पाथ में अगर वो 0 आंसर दे तो वो कंजर्वेटिव फील्ड है। अब क्लोज पाथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पाथ हमने कंसीडर किए थे वो किया था ए सी बी। क्लोज पाथ एक बन सकता है ए सी बी और ए, एक पाथ ये बन गया, दूसरा ए से लेकर डी, डी से बी और बी से दोबारा ए, एक क्लोज पाथ ये बनता है। अगर इन दोनों क्लोज पाथ में वर्क की वैल्यू 0 आ जाए फिर भी ये कंजर्वेटिव है। चले अब हम देखते हैं कि वर्क क्लोज पाथ में 0 आता है कि नहीं आता। मैंने पार्ट कौन सा लिया, ए सी बी ए। ए सी बी ए देखें, ए सी बी और ए, मतलब ये टोटल का टोटल पाथ क्या ले लिया, क्लोज पाथ। इसका मैंने वर्क कैलकुलेट करना है। अब गौर करें, ए से लेकर सी तक हमने वर्क कैलकुलेट किया -mgh, सी से लेकर बी तक क्या आंसर आया 0 और बी से लेकर ए, यहाँ पे वर्क कैलकुलेट हुआ है, वर्क ए से लेकर बी वो है -mgh, जबकि यहाँ से वर्क कैलकुलेट करना है बी से लेकर ए तक, मतलब ए से बी -mgh और बी से ए क्या आएगा वर्क पॉजिटिव mgh, ये नेगेटिव mgh और ये पॉजिटिव mgh और ये क्या वर्क है 0। तो यहाँ पे देखिए बेटा ए सी बी ये जो पाथ कंप्लीट क्लोज था उसको मैंने 3 हिस्सों में कन्वर्ट किया, वर्क ए से सी, सी से बी और बी से ए। ए से सी जो है वो -mgh, सी से बी बेटा 0 और बी से ए हमारे पास वर्क क्या आ गया mgh पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैंसिल होंगे तो आंसर क्या आ गया 0। सेम इसी तरीके से डायग्राम से अगर आप देखें तो दूसरा पार्ट ए डी बी ए है, उसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया, ए से डी वर्क बेटा 0, डी से बी mgh और बी से ए हमारे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव mgh, जिससे ये पता चला इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो आंसर फिर क्या आ गया 0। वर्क डन बाय क्लोज पाथ इज आल्सो 0, दैट इज व्हाई ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ये प्रूव हो गया कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव है। एक बात जो इसके लास्ट टॉपिक में लिखी हुई बेटा वो ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो फ्रिक्शनल फोर्स बेटा डिपेंड करती है पाथ के ऊपर। कई पाथ होते हैं वो प्लेन होते हैं और कई पाथ होते हैं वो रफली अप एंड डाउन में उसमें फोर्स चेंज हो रही होती है। जब फोर्स चेंज होगी तो उसमें वर्क चेंज होगा। अगर कांस्टेंट पाथ होगा तो उसमें वर्क की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। इसका मतलब ये होगा कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये पाथ पे डिपेंड करती है और जो चीज़ पाथ पे डिपेंड कर रही हो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये जो फ्रिक्शनल फील्ड है या फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा ये नॉन कंजर्वेटिव है। इससे बेटा टॉपिक आपका क्या होता है, कंप्लीट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों को ये टॉपिक प्रॉपर समझ आ गया होगा। अगर आप बच्चों को ये टॉपिक में कोई मसला मसाइल या कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के एंड पे कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह उसका प्रॉपर आंसर मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।